Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to talk about Claisen-Schmidt reaction. Claisen-Schmidt reaction कंडेंसेशन रिएक्शन की टाइप है, ठीक है। और कंडेंसेशन रिएक्शन में आपको पता है कि दो सेम मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और उनके अंदर से कोई ना कोई चीज़ जो है वो निकलती है, लाइक वाटर हो गया या कोई छोटा मॉलिक्यूल निकलता है और जो है दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं आपस में। जिस तरह हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जब डायन आयन की फॉर्मेशन हम लोगों ने की थी, हमने पढ़ा था कि दो एल्डिहाइड्स के मॉलिक्यूल्स जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं और जो है वो इस तरह हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में। और इसके अलावा हम लोग इसके बारे में तब भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स जो है वो उनकी कंडेंसेशन कराई थी और उनके अंदर से वाटर का मॉलिक्यूल निकला था और पीछे एसिड एनहाइड्राइड बना था, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको कंडेंसेशन रिएक्शन का आइडिया हो गया होगा इस चीज़ से कि कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है। तो क्लेजेन-श्मिट रिएक्शन जो है ये कंडेंसेशन रिएक्शन की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम एस्टर्स के दरमियान में कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते हैं। यानी कि एस्टर्स के दरमियान में कंडेंसेशन रिएक्शन होता है और इसमें क्या होता है कि या तो दो एस्टर्स मिल रहे होते हैं और कोई छोटा सा मॉलिक्यूल निकल रहा होता है, दो एस्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि एक एस्टर का मॉलिक्यूल और एक कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो इकट्ठे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और फिर रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये क्लेजेन-श्मिट रिएक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों? क्योंकि ये जो है वो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स जितने भी हैं ना, वो सब जो है तकरीबन उन इसकी मदद से बनते हैं, यानी ये रिएक्शन इन्वॉल्व होता है उसमें। तो अब उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ वाले पॉइंट्स। एस्टर रिएक्शन नोन एज क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन एंड समटाइम्स एज क्लेजन-श्मिट रिएक्शन, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद बेस लेड इनिशियली टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इनोलेट आइन एंड देन टू अल्डोल रिएक्शन। इसका क्या मतलब है कि जो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है ना, ये तो हम क्लेजन-श्मिट पढ़ रहे हैं ना, जो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें एल्डिहाइड्स मिलते हैं, मतलब दो एल्डिहाइड्स के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और फिर वो मतलब कंडेंसेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब कोई छोटी चीज़ जो है वो निकलती है लाइक वाटर या कोई और मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम बात करें क्लेजेन-श्मिट रिएक्शन की, इसमें एस्टर्स मिलते हैं, दो एस्टर्स मिलते हैं और वो कोई ना कोई चीज़ उससे जो है वो निकलती है और एस्टर्स दो मिलते हैं ना जब, तो उसके रिज़ल्ट में जो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं क्लेजेन-श्मिट रिएक्शन। अब होता क्या है कि आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पर कि जब एसिटाल्डिहाइड है ना यूज़ हो रहा, जब एसिटाल्डिहाइड यूज़ हो रहा है इसका मतलब है यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन हो रही है, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हुआ है। और यहाँ पर क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर से, जैसे हम लोगों ने पिछले वाले रिएक्शन में पढ़ा था कि OH सिर्फ और सिर्फ जाके जो है हमने कहा था अटैक करता है, तो यहाँ पर भी OH अटैक करता है और इनोलेट आइन बनाता है। इनोलेट आइन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा आइन जिसके अंदर क्या हो, डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड के साथ O नेगेटिव हो, इसको हम कहते हैं इनोलेट आइन। और ऐसा जो है आइन या ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा इंटरमीडिएट जिसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ OH हो, उसको हम कहते हैं इनोल। यहाँ पर हम जो ज़्यादातर बात कर रहे हैं वो हम इनोलेट आइन की करेंगे, यानी ऐसा सब्सटेंस या ऐसा इंटरमीडिएट जिसमें डबल बॉन्ड के साथ O नेगेटिव होता है, ठीक है। तो दोनों में क्या होता है, अगर आप एल्डोल कंडेंसेशन को भी देखो और आप जो है वो क्लेजेन-श्मिट रिएक्शन को भी देखो, तो दोनों कंडेंसेशन रिएक्शंस के अंदर इनोलेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बेस। तो कोई ना कोई बेस यानी आके अटैक करती है और जो है इनोलेट आइन फॉर्म होता है। अब फ़र्क क्या है कि जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसमें हम यूज़ करते हैं NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि अगर हम बात करें जो है इथाइल एस्टर्स की, तो एस्टर्स में हम लोग यूज़ करते हैं सोडियम एथोक्साइड, ठीक है। सोडियम एथोक्साइड को यूज़ करने का मकसद क्या है कि अगर हम लोग NaOH यूज़ करते हैं ना एस्टर में, अगर हम NaOH यूज़ करते तो क्या होता कि NaOH जो है वो एस्टर को हाइड्रोलाइज कर देता और उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पर जो सिंथेसिस करानी है उसके रिजल्ट में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, बल्कि हमें कोई ना कोई एस्टर ही चाहिए, दो एस्टर्स को मिला के हमें एस्टर ही चाहिए, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ना मिले इसीलिए हम लोग NaOH यूज़ नहीं करते, बल्कि हम लोग सोडियम एथोक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है। या हम इसको सोडियम एसीटेट भी कह सकते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट होता क्या है, ये आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर जो है सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में क्या हुआ कि ये एथोक्साइड आयन जो था, सोडियम हट गया और एथोक्साइड आयन जो है इसने यहाँ पर अटैक किया, जिस तरह ऊपर हाइड्रोक्साइड ने किया था सेम हुआ। यहाँ से इसने हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट की, ये जो यहाँ पर टिप वाला कार्बन था इसके ऊपर डेफिशिएंसी आ गई है, ठीक है। अब इस डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए साथ वाला कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ेगा और ये इनोलेट आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझ आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि ये जो इनोलेट आयन बना है यहाँ पर हमारे पास ये वाला,
ये इनोलेटाइन था ना, ये किससे बना, इथाइल एसीटेट से। ये दोनों अब दोबारा आपस में रिएक्ट करेंगे, यानी एक इनोलेटाइन रिएक्ट करेगा और एक जो है हमारे पास वो इथाइल एसीटेट रिएक्ट करेगा। तो ये आ गया इनोलेटाइन, ये आ गया हमारे पास इथाइल एसीटेट। इन दोनों ने जब रिएक्ट किया, आपने ना अब जो प्रोडक्ट बनाना है ना, उसमें आप लोगों ने कंसीडर करना है कि कितने कार्बन है। यहाँ पर ये 1 कार्बन है, ये 2 है, यहाँ पर ये 3 है, 4 है और टोटल 4 कार्बन है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 4 कार्बन बना देना, 1 2 3 और ये वाला 4। ठीक है, तो 4 कार्बन इस तरह से पूरे हो जाएंगे। उसके बाद जिस कार्बन के साथ जो जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए थे वो लगा देना है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन था, जाहिर है ऑक्सीजन का एक बॉन्ड तोड़ा, तभी तो कार्बन ने साथ वाले के साथ बॉन्ड बनाया, और फिर साथ एथोक्साइड आइन है, और साथ यहाँ पर ये जो ये वाला बॉन्ड था ये बना देंगे, इसका डबल बॉन्ड तोड़ देंगे। उसके बाद बाकी सारा कुछ वैसे ही आ जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि कार्बन के पास डेफिशिएंसी आ गई थी, क्योंकि उसने डबल बॉन्ड तोड़ा है। सही हो गया कि इस तरह से मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास डेफिशिएंसी आ गई है। ऑक्सीजन ये जो है ना, ये अनस्टेबल है, तो इसको स्टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से जो एथोक्साइड आइन है इसको निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ से एक एथोक्साइड आयन जब निकलेगा ETO, ये बाहर निकल जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये वाले इथाइल एसीटो एसीटेट की फॉर्मेशन होगी, जिसे हम इथाइल 3 ऑक्सोब्यूटानोएट भी कहते हैं। इथाइल इसलिए क्योंकि यहाँ पर इथाइल लगा हुआ है, 3 ऑक्सो इसलिए क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन हैं, एक इथाइल के साथ लगा हुआ है और 2 ऊपर है, और ब्यूटेन इसलिए क्योंकि इसमें 4 कार्बन हैं, और 8 हम लोग एस्टर के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम बता सकें कि ये एस्टर मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई क्या हुआ है? सिंपल 4 कार्बन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन लगाए और साथ इथाइल है, ये हमारे पास बन गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, आपने एक चीज़ कंसिडर करनी है कि जो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे ना, इसका ही पार्ट है वो, उसमें क्या होगा, ये वाला मॉलिक्यूल यूज़ होगा और उसमें हम दिखाएंगे कि जो इथाइल ये जो ETO निकला है ना, ये चला नहीं गया ऐसे ही, ये यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, क्योंकि ETO नेगेटिव जो है ये अनस्टेबल है। ठीक है ना, तो ये अल्कोहल बना देगा यहाँ से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके। जब यहाँ से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर डेफिशिएंसी आ जाएगी इस कार्बन पे। फिर क्या होगा, साथ वाला कार्बन हेल्प करने के लिए उसको अपना बॉन्ड देगा और ऑक्सीजन से बॉन्ड तोड़ेगा, फिर ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा डेफिशिएंसी आ जाएगी, तो मतलब दोबारा यही चीज़ तकरीबन बन जाएगी। देखते हैं, ये देखें, इसमें ये हमारे पास ये वही चीज़ है, ये करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। ये वाला भी वही चीज़ है जो हमने इनोलेट बनाया, यहाँ तक का रिएक्शन वही है। ठीक है, यहाँ तक का रिएक्शन वही है। अब इसमें उन्होंने दिखाया कि जो यहाँ पर कार्बन था ना, जाहिर है दरमियान वाले कार्बन के पास 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए यहाँ CH2 होगा, तो हम यहाँ कंसीडर करते हैं CH2 है, और CH2 का एक H उन्होंने हमें दिखाया है कि जो एथोक्साइड आयन निकल रहा था ना, वो अकेला नहीं गया, वो यहाँ से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके ले गया। अब जब वो यहाँ से हाइड्रोजन ले गया, कार्बन पर डेफिशिएंसी आई है, इस वाले कार्बन ने यहाँ पर इसकी डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शेयर कर लिया और ऑक्सीजन के साथ जो है बॉन्ड ब्रेक कर लिया। अब फिर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव का साइन आ गया। सही है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो नेगेटिव का साइन था, इस साइन को ख़त्म करने के लिए और मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो था ना, पीछे जो हमारा प्रोडक्ट है वो ये है, ये नहीं, ये वाला प्रोडक्ट है, ये एक स्टेबल प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन हमें क्या मिलता है कि ये नहीं मिलता। हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जब हम यहाँ से इस वाले में हम यहाँ से जब एथोक्साइड रिमूव कराते हैं ना, ये वाला एथोक्साइड जब हम रिमूव कराते हैं, तो एथोक्साइड रिमूव करवाने के चक्कर में क्या होता है कि वो अकेला नहीं जाता, वो हाइड्रोजन को भी ले जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर जो डेफिशिएंसी थी वो डेफिशिएंसी वहीं रह जाती है। तो फिर अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हम लोग यूज़ करते हैं HCl और वाटर। HCl एसिड हम क्यों यूज़ करते हैं? ये प्रोटॉन डोनेट करता है, ये जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन डोनेट करेगा, इस वाले कार्बन पर डेफिशिएंसी आ जाएगी, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और ये पूरा मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल और एक स्टेबल मॉलिक्यूल दोबारा से बन जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि इसमें से हमने याद कितना करना है। तो इसको याद करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है, और वो क्या है कि आप लोगों ने यहाँ से पिक करना शुरू करना है, या कह लो कि यहाँ से। ठीक है, तो इनोलेट आइन बनना है ना पहले, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से आप लोगों ने ये वाला स्टेप करना है। किसी पेज पर ना ये लिख लें, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। ठीक है, और जो है ना थर्ड स्टेप आपने लेना है, जो हमने सेकंड वाली स्लाइड में पढ़ा था, मैं आपको बताती हूँ। थर्ड स्टेप है हमारा, कहाँ गया, हाँ थर्ड स्टेप है हमारा ये वाला। ठीक है, ये हमारा थर्ड स्टेप है। उसके बाद ये वाला हमारे पास फोर्थ स्टेप है, और ये बन गया फिफ्थ स्टेप, जिसमें हमारे पास स्टेबल इनोलेट बन गया। 5 स्टेप ये हो गए। उसके बाद आपने जो 6 वाला स्टेप करना है वो ये होगा। 6 स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो इनोलेट बना था हमारे पास, इसमें HCl और H2 डाल देना, तो 6 स्टेप्स बनेंगे आपके पास टोटल। ये पूरी स्लाइड में ना, मतलब ये सिर्फ 6 स्टेप्स ही हैं, तो आपने बस ये कंसीडर करने हैं। उसके बाद हमारे पास ये फाइनल उन्होंने दिखाया हुआ है कि जो ये भी ओवरऑल रिएक्शन है, करना चाहें तो आप सिर्फ ये कर लें, इससे भी आपका काम हो जाएगा। मतलब या वो 6 स्टेप कर लें या फिर ये वाले 4 स्टेप्स कर लें, तो एक ही बात है।
लेकिन उसमें जो है ये जनरल सा एक रिएक्शन दिखाया है, इसमें R1 R2 करके दिखाया है और उसमें हमारे पास प्रॉपर ग्रुप्स हैं। तो बेहतर ये है कि आप वो वाले 6 स्टेप्स कर लें, तो आपका पूरा ये वाला जो रिएक्शन है ना, क्लेजेंट-स्मिथ रिएक्शन, ये हो जाएगा कंप्लीट। इसमें क्या है, उन्होंने वही दिखाया है, यहाँ पर एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास इनोलेट है, ये दोनों रिएक्ट किए और यहाँ से X जो है वो निकल गया। उसके बाद X जो है वो हाइड्रोजन भी ले गया, डबल बॉन्ड आया और ये जो है कार्बन कार्बन न्यू बॉन्ड की एक फॉर्मेशन हुई है। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये जो हमारे पास रिएक्शन था ये प्रोसीड किया। इसमें आपसे 6 स्टेप याद कर लेने हैं। उसके अलावा अगर आप थ्योरी देखना चाहें तो मैं पढ़ा देती हूँ थोड़ा सा। ये हो गया था पहला वाला। इसमें क्या है कि नेक्स्ट स्टेप इन बोथ केसेस न्यूक्लियोफाइल अटैक बाय इनोलेट आइन ऑन अनइनोलाइज्ड कार्बोनाइल कंपाउंड। इसका क्या मतलब है, ये देखें, ये जो था हमारे पास पीछे एस्टर था, एक को तो हमने इनोलाइज कर दिया, एक को तो हमने इनोलेट बना दिया, दूसरा वाला तो अनइनोलेट है ना, यानी इसको हमने नहीं इनोलाइज किया। ये सिंपल मॉलिक्यूल है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और ये जो इनोलेट है इसकी कंसनट्रेशन कम होगी क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव का साइन है। ठीक है, तो क्या है, ईच इनोलेट आइन सराउंडेड बाय अनइनोलाइज्ड एल्डिहाइड और एस्टर मॉलिक्यूल। तो अगर हम अल्डोल की बात करेंगे तो हम एल्डिहाइड करेंगे, अगर हम क्लेजेंट-स्मिथ की बात कर रहे हैं, क्लेजेंट-स्मिथ में हम लोग यूज़ करेंगे एस्टर मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो फिर क्या है कि बोथ डायमर्स ऑफ ओरिजिनल 2 कार्बन चेन। अब देखें ये जो ये बना है ये डायमर हो गया ना, मतलब ओरिजिनल कार्बन जो चेन थी उसका डायमर हो गया। उसमें जो है दो इसमें जो है एक कार्बन था, ये दूसरा कार्बन था, 2 थे, इसमें 4 है। तो ये डायमर है ओरिजिनल चेन का। बोथ हैव कार्बोनाइल ग्रुप्स एट द एंड ऑफ चेन एंड ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूएंट एट पोजीशन 3। अब देखें दोनों में क्या है, दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं। अगर इसको आधा डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी कार्बोनाइल है, यहाँ पर भी कार्बोनाइल है और क्या कहा है कि ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूएंट्स भी हैं। ठीक है, ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूएंट्स भी हैं दोनों में पोजीशन 3 पे। उसके बाद है दोज रिएक्शन वेयर बेस नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ट्रांसफॉर्म। अब ऐसे रिएक्शंस जिसमें बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो ट्रांसफॉर्म कर सके इनोलेट आयन को, तो क्या होगा, थोड़े से इनोलेट बनेंगे और थोड़ा सा रिएक्शन होगा। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट के तौर पर फिर एथॉक्साइड आयन बन जाता है। फिर क्या है कि सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि इक्विलिब्रियम पे है, प्रोडक्ट जो है वो इरिवर्सिबली डीप्रोटोनेटेड हो जाएगा। ये रिएक्शन उन्होंने दिखाया है आगे। इसमें ये वाला बता रहे हैं कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन निकला है ना, ऐसा नहीं होगा कि एथॉक्साइड आयन हाइड्रोजन ले गया फिर दोबारा एथेनॉल आएगा और वही हाइड्रोजन देगा, ऐसा नहीं होता। ये रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल है। यहाँ पर जो प्रोटॉन निकल गया है वो दोबारा एथेनॉल ही वापस नहीं करेगा, उसके लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। कुछ और में हमने क्या किया, हमने उसमें वाटर और HCl ऐड कर दिया। ठीक है, तो एस्टर डाइमराइजेशन वर्क बेस्ट व्हेन प्रोडक्ट रिएक्ट विद एथॉक्साइड आयन टू गिव अ स्टेबल इनोलेट आयन। उन्होंने कहा है कि एस्टर को डाइमराइजेशन कर देंगे, अच्छा बेहतर तरीका है कि क्योंकि एथॉक्साइड आयन अकेला तो नहीं जाता, वो हाइड्रोजन को साथ ले जाता है। जब वो हाइड्रोजन को साथ ले जाता है और स्टेबल इनोलेट आयन पीछे छोड़ जाता है, तो फिर क्या है कि आप एस्टर डाइमराइजेशन करवा लें, यानी एक और एस्टर जो है वो ऐड करा दें, तो प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो इथाइल एसीटेट बन जाएगा। एथॉक्साइड आयन टू वीक टू रिमूव प्रोटॉन कम्प्लीटली फ्रॉम इथाइल एसीटेट, स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम एसीटो एसीटेट प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास ये इथाइल एसीटेट था सिंपल प्रोडक्ट, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आकर एथॉक्साइड आयन जो है वो रिएक्ट करेगा इसके अंदर से और डायरेक्ट प्रोटॉन निकालेगा। नहीं, प्रोटॉन नहीं निकालेगा। वो क्यों नहीं निकालेगा, क्योंकि वो इतना स्टेबल नहीं है। पहले वो उसका आयन बनाएगा, उसको चेंज करेगा, इनोलेट बनाएगा और फिर वो उसके अंदर से जो है वो प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ इनोलेट ऑफ इथाइल एसीटेट प्रोड्यूस प्रोडक्ट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू इट्स इनोलेट। द न्यूट्रल प्रोडक्ट इथाइल एसीटो एसीटेट इटसेल्फ फॉर्म्ड एन एसिडिक वर्कअप। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट था ना, ये था इथाइल एसीटो एसीटेट। ठीक है, इथाइल एसीटो एसीटेट था, ये वाला प्रोडक्ट था हमारे पास, लेकिन ये क्या करेगा, ये फर्दर रिएक्ट कर जाता होता है ना। पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा, ये हमारे पास बन गया था ना प्रोडक्ट, लेकिन इसने फर्दर रिएक्ट किया, मतलब जो एथॉक्साइड आयन निकल रहा था वो हाइड्रोजन ले गया इसके अंदर से, तो ये दोबारा स्टेबल इनोलेट बन गया। तो वो यही बात बता रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बनता है ना हमारा न्यूट्रल होता है, लेकिन फिर भी जो एथॉक्साइड आयन है उसको ले जाता है, तो यहाँ पर एसिडिक सी सिचुएशन एक क्रिएट हो जाती है, एसिडिक वर्कअप हो जाता है और फिर क्या होता है कि उसको कंपनसेट करने के लिए हम एसिड डालते हैं ताकि फिर वो स्टेबल मॉलिक्यूल या हमारा जो प्रोडक्ट है हम वो हासिल कर सकें। तो होप्स आपको ये समझ आई होगी। थैंक यू।